आएगी तो प्लेंटिफ ने फेल होना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर। डिफेंडेंट जो है वो कहता है कि इस प्लेंट के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, वो एप्लीकेशन देता है। तो अब डिफेंडेंट देता है तो अगर वो एप्लीकेशन के ऊपर प्रूफ नहीं देगा तो वो फेल हो जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ फिर उसके ऊपर किसके ऊपर हो गया? फिर वो डिफेंडेंट के ऊपर चला गया। फिर उसका वो कोई और एप्लीकेशन देता है, स्टे की प्लेंटिफ दे रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर है। चूंकि उसका अगर वो प्रूफ नहीं देता तो प्लेंटिफ ने फेल होना है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पे ऊपर आ गया। वो ये कहता है कि इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होना है। डिफेंडेंट कहता है, डिफेंडेंट अप्लाई कर रहा है कि इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होना है, तो उस एप्लीकेशन का अगर वो प्रूफ नहीं देता तो उसने फेल होना है, लिहाजा बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है। तो बेसिकली सिविल के अंदर मेन ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जो फेल हो जाएगा अगर कोई प्रूफ नहीं देता तो। और ये हो क्या रहा है? ये कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, यानी वन पार्टी टू अनदर। पहले प्लेंटिफ के ऊपर था, अगर उसने कोई प्लेट दायर की, उसने कोई सूट दायर किया, और अगर डिफेंडेंट ने कोई एप्लीकेशन दी या डिफेंडेंट ने फर्ज करें उसके ऊपर जो है वो क्लेम किया है सेट ऑफ, तो फिर उसके ऊपर है। तो ये क्या हो रहा है सिविल के अंदर? 118 में मेन रूल दे के इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ये है इसका रूल। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे आप डिस्चार्ज करते हैं, ये उन्होंने कहा है कि या तो अफर्मेटिवली आप इस्टेब्लिश कर दें जो प्ली आपने ली है, या आप वो सर्कमस्टांसेस हाईलाइट करें विच वुड क्रिएट ए डाउट इन द कोर्ट्स माइंड अबाउट द गिल्ट ऑफ अक्यूज। यानी अगर क्रिमिनल में आप आते हैं तो दो चीज़ों के बारे में आपने देखना होता है कि सिविल के अंदर रूल क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ का। तो उन्होंने क्या कहा, उसके आर्टिकल क्या है? 117, 18 और 19, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल बता रहे हैं किसके बारे में? सिविल के बारे में, बर्डन ऑफ प्रूफ के। और आगे 20 और 21, 20 दोनों में और 21 में दूसरा आ गया क्रिमिनल में। अब आप पढ़ें क्रिमिनल में बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या रूल है। क्रिमिनल केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ के 4 मेन प्रिंसिपल है, ये याद रखें। पहली बात कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अफर्मेटिवली प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। ये पहला रूल है। दूसरा रूल ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ये बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उसने ये प्रूव करना है, उसका क्वांटम क्या है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। फाइन दे क्या बच्चे को? रीजनेबल डाउट, नॉट के वो शैडो ऑफ डाउट। कौन सा? बियॉन्ड रीजनेबल। ये दो टर्में होती है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जितने छोटे मोटे रीजनेबल डाउट है वो तो आएंगे ही, इसके अलावा इसे प्रूव करना है। और एक होता है शैडो ऑफ डाउट, यानी जरा भी शक का शैडो भी ना हो, वो सख्त होता है, तो वो तो अगर आप लगा देंगे तो वो प्रूव ही नहीं होना कोई भी केस। तो इनका स्टैंडर्ड क्या है? प्रोसिक्यूशन ने कैसे साबित करना है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तीसरा असूल है अक्यूज मस्ट बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड कॉन्ट्रैरी। आपने इसको इनोसेंट प्रूव मानना है अनलेस के वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। नंबर 4, बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन ये शिफ्ट नहीं होता, ये जनरल रूल है। कौन बैठा था? लड़का बैठा था। तो ये 4 असूल आपको याद आ गए क्रिमिनल केस के प्रिंसिपल 4 बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से। क्या? फिर बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शीट्स। ये 4 असूल हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है जो एंड पे आपने पढ़ी
कि ये शिफ्ट नहीं होता, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन है जहाँ ये शिफ्ट भी होता है। पहली एक्सेप्शन इसकी आपको मिलेगी अगर अक्यूज्ड राइट ऑफ डिफेंस लेता है, प्ली ऑफ एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन लेता है, और जनरल एक्सेप्शन 76 से लेके 106 तक है। अगर वो इनमें कोई प्ली लेता है जनरल एक्सेप्शन की, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किसके ऊपर आ जाता है, अक्यूज के ऊपर आ जाता है। लेकिन उसे एक चीज़, इसका एक फिर केस है कि ये जो जनरल ड्यूटी है, इनिशियल जो ड्यूटी है प्रोसिक्यूशन की, अपना बर्डन प्रूव करना वो रहता है। लेकिन ये बहरहाल पहली एक्सेप्शन कि अगर वो प्ली ऑफ जनरल ऑफ एक्सेप्शंस, जो जनरल एक्सेप्शंस है उनमें कोई ले। नंबर 2, 24A आर्टिकल 24(1) प्ली ऑफ एलाबाइल है। अगर जो है अक्यूज्ड वो प्ली ऑफ एलाबाइल है कि मैं तो उस टाइम वहाँ मौजूद ही नहीं था जब ये वक़ूआ हुआ, तो ये जो 24(1) में है उसमें भी फिर बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर होता है कि वो बताए। सी या तीसरी चीज़ कि व्हेन ए पर्टिकुलर लॉ कास्ट ए ड्यूटी ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन सम पर्सन। अगर कोई पर्टिकुलर लॉ स्पेशली लिख दे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। जिस तरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, नंबर 1 सेक्शन 29 है CNSA, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997। उसका जो सेक्शन 29 है वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इन कुछ केसेस के अंदर कि ये इसके पास से मंशियात अगर बरामद हुई है, नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद हुई हैं, तो ये उसके ऊपर है कि वो ये साबित करे कि ये जायज़ तरीके से है, वरना प्रूव किया जाएगा कि इसने नाजायज़ जो है वो नशे के लिए ही रखी हुई है। नंबर 2, जिस तरह 27A है एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का, कि किसी के पास से अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बरामद हुए हैं, तो जिसके पास से बरामद हुए हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो ये साबित करे कि मैंने ये दहशत गर्दी के लिए नहीं रखे हुए, किसी अच्छे मकसद के लिए रखे हैं, या मैं इसका ऑथराइज्ड हूँ। इसी तरह सेक्शन 14 नैब एक्ट का 1999 होता था, अब इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसके ऊपर है कि अगर किसी के ज़राए आमदनी से उसके पास पैसे ज़्यादा है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है, और उसके जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं उसके लिविंग स्टैंडर्ड से, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो ये साबित करे कि ये असासे जो मैंने बनाए हैं ये मैंने जायज़ कमाई से बनाए हैं। इसी तरह PCA है, पंजाब करप्शन एक्ट है 1947 का, उसके अंदर भी यही बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्ज़म के ऊपर है। इसी तरह 489 FA है कि ये साबित करेगा चेक देने वाला कि मेरे इसके अंदर बदनीयती नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, ये तीसरा जो मैंने आपको कुलिया बताया उसके अंदर है। ठीक है, तीसरी जो मैंने आपको असूल बताया उसकी एक्सेप्शन है। तो क्रिमिनल केस के अंदर आपने असूल क्या पढ़ा, 4 असूल पढ़े। एक पढ़ा पहला प्रिंसिपल कि बर्डन ऑफ प्रूफ अफर्मेटिवली प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है। नंबर 2 उसको साबित करना होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। नंबर 3 अक्यूज्ड मस्ट बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड गिल्टी। नंबर 4 बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट, और फिर इसकी आगे 3 इसकी एक्सेप्शन। ये है जनाब आपका क्या, कौन सा, ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी जब पर्टिकुलर लॉ कास्ट कर देता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसी खास बंदे के ऊपर, अक्यूज्ड हो, डिफेंस हो, जो भी हो,
तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा, जिसके अंदर 5 मिसालें मैंने आपको लॉज के अंदर दी कि ये डिफरेंट सेक्शन है जो बर्डन ऑफ प्रूफ डिफरेंट लोगों पे अप्लाई करते हैं। कि ये जो आपने चेक दिया है वो बदनीयती से मैंने नहीं दिया। हमेशा समझा जाएगा कि बदनीयती से तुमने दिया है चेक का, अगर वो डिसऑनर हो जाए तो ये तुमने ही साबित करना है कि भाई मेरे जब मैंने दिया था उस वक्त मेरे अकाउंट में पैसे भी थे, मैंने कोई बदनीयती नहीं की, मेरे सिग्नेचर ठीक है या वगैरह वगैरह। वरना हम यही कहेंगे कि तुमने ये धोखेधड़ी से चेक दिया और इसलिए वो डिसऑनर हो गया। ठीक है जी, ये अब आ गए हैं बहुत छोटे छोटे और बहुत ही समझने वाले। अगला आपका है 128 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। कौन सा बच्चा पाकिस्तानी कानून के तहत जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है। पहला 3 असूल याद रखें, मेन तो 2 ही हैं लेकिन बहरहाल। पहला कि बच्चा पैदा हुआ है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज। कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज जारी थी उसके दौरान एक बच्चा पैदा हुआ है, ये पहली शर्त है। एंड इसके साथ ही शामिल हो यानी कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज हो और नॉट अर्लियर देन द एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ हो फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, और वो शादी के 6 महीने के अंदर अंदर पैदा ना हो, यानी शादी के 6 महीने के बाद पैदा हुआ है, आफ्टर 6 मंथ वो पैदा हुआ है। पहला यानी एक ही असूल क्या है कि बच्चा पैदा हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ, अगर वो कंटिन्यूएशन ऑफ ए वैलिड मैरिज है और वो पैदा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 लूनर मंथ, यानी जो शमसी जो आपके ये जो चांद के महीने हैं उसके मुताबिक ये आफ्टर 6 मंथ पैदा हुआ है। 6 महीने गुजर गए हैं किसी बंदे के यहाँ जिसकी शादी वैलिड हुई है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, वैलिड, लेजिटिमेट, जायज। एक तो ये है क्या कि बच्चे की अगर लेजिटिमेसी देखनी है तो क्या शर्त है कि दोनों मियाँ बीवी की शादी वैलिड मैरिज हो और वो ड्यूरिंग द आफ्टर द 6 मंथ, उस शादी के आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज 6 मंथ के बाद पैदा हो। अगर शादी के बाद अंदर यानी कंटिन्यूएशन ऑफ ए वैलिड मैरिज में नहीं पैदा हुआ, तलाक हो गई है या वो डिसॉल्व हो गया है डेथ की वजह से, या वो पैदा हुआ है विद इन 2 years आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड। दूसरा कि या वो पैदा हुआ है 2 साल के अंदर अंदर जब उनकी मदर की शादी डिसॉल्व हुई। शादी डिसॉल्व कैसे होती है, या डेथ से या डिवोर्स से, हस्बैंड की डेथ से या डिवोर्स से। अगर शादी डिसॉल्व होने के 2 साल के अंदर अंदर भी बच्चा पैदा हुआ है और उस औरत ने आगे शादी नहीं की थी, तो ये बच्चा उसके पिछले हस्बैंड का गिना जाएगा जो मर गया था या जिसने उसको तलाक दी थी या खुला इसने जिससे लिया था वगैरह वगैरह। तो ये 2
मेन असूल याद रख ले। ठीक है जी, समझ आई कि नहीं आई? बताया जी, मुझे क्या समझ आई? वो उसी का हिस्सा है और वो 6 महीने के बाद हो, एक ही है बेसिकली कि वो बच्चा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ ए वैलिड मैरिज है अगर, तो वो शादी के 6 महीने के बाद पैदा हो। अगर वो शादी डिसॉल्व होने के बाद पैदा हुआ है तो वो शादी डिसॉल्व होने के 2 साल के अंदर अंदर पैदा हुआ। समझ गया? ये है 2 मेन असूल। इसी की आगे कुछ एक्सेप्शन भी है। हाँ, द हस्बैंड हैड रिफ्यूज्ड और रिफ्यूजेस टू ओन द चाइल्ड। अगर उसने, हस्बैंड ने उसे रिफ्यूज कर दिया है तब नहीं ये असूल लागू होगा। जब वो उसे डिसऑन कर देगा, रिफ्यूज कर देगा, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। या वो औरत जो है वो कसम देगी, लियान में चला जाएगा, या ये साबित करेगा। साबित कैसे करेगा? अगर वो डीएनए के या बाकी शहादतें मुकम्मल करके ये साबित कर दे कि भाई मैंने तो उसके पास ही नहीं आया, मैं तो पिछले 5 साल से हूँ यूके में, मैं तो इधर ही नहीं आया, तो ये एक्सेप्शन है। फिर बच्चा इसका नहीं होगा अगर ये रिफ्यूज कर दे और फिर इस्टेब्लिश कर दे अपनी इस प्ली को। नंबर 2, या ये अहम है, ये गौर से देखना है। द चाइल्ड वॉज बोर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 6 lunar month फ्रॉम द डेट ऑन विच द वुमन हैड एक्सेप्टेड दैट द पीरियड ऑफ इद्दा हैड कम टू एन एंड। दूसरी सूरत में जब औरत एक्सेप्ट कर ले कि मेरा इद्दा पीरियड ख़त्म हो गया है। इद्दा पीरियड कब स्टार्ट होगा? या उसे डिवोर्स मिली है या उसका हस्बैंड फौत हुआ है, तो यानी 4 महीने 10 दिन के बाद किसी भी दिन अगर वो उसका हस्बैंड फौत हुआ है, या 3 महीने के बाद किसी भी टाइम जब उसे डिवोर्स हुई है, वो खुद मानती है कि आज मेरा इद्दा पीरियड ख़त्म हो गया है। तो जिस दिन वो मानेगी कि आज मेरा इद्दा पीरियड ख़त्म हुआ है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर हो तो जायज़ है, 6 महीने के बाद भी हो तो वो नाजायज़ है। यानी इसलिए कि वो खुद मान रही है कि मेरे पेट की सफाई हो गई है, अब मेरा कोई पिछले खामद की कोई चीज़ नहीं रही। वो क्यों इद्दा पीरियड होता किस लिए है कि अगर वो प्रेगनेंसी पिछले खामद की है तो वो नज़र आ जाए। तो जब वो मान रही है कि मेरा इद्दा पीरियड ख़त्म हो गया है, तो इद्दा पीरियड ख़त्म होने के 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो इलेजिटिमेट होगा। क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर हो जाए तो वो लॉ ने ग्रेस उसके लिए रखी है कि हो सकता है उसे काउंट करते हुए कोई सही पता ना हो और वो 6 महीने के अंदर पैदा हो गया है तो वो जायज़ होगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर पैदा हुआ है, कौन सी डेट से? जिस डेट से वो मान रही है कि मेरा इद्दा पीरियड आज ख़त्म हो गया। तो ये 2 आप जनरल रूल पढ़ें, 2 ही एक्सेप्शन। कौन से जनरल रूल हैं जो बताते हैं कि ये चाइल्ड लेजिटिमेट है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज हुआ और ये हुआ है आफ्टर 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, 6 lunar month के बाद पैदा हुआ है। और अगर वो बच्चा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ